अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा दो अहम इश्यूज़ हैं जिन पर बात की जाए। एक तो सबसे पहले पासिंग आउट परेड से आर्मी चीफ का जो इस वक्त खिताब है वो है, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो पाक फ़ौज के मामलात हैं, चीज़ें हैं, उनको एड्रेस किया है। और एक चीज़ जो उन्होंने कही वो ये दुश्मन के हवाले से कि उन्होंने कहा कि वो जो ज़ाहिरी दुश्मन है और जो छुपा हुआ दुश्मन है उसको हमें पहचानने की ज़रूरत है। फिर इस अज़्म का भी इजहार किया कि किस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया और किस तरह से वो जो भी दहशतगर्दी या मामलात सर उठाएंगे उनसे किस तरह से वो नबरदाज़मा होंगे। कश्मीर के मामले को उन्होंने दोबारा से डिस्कस किया और जो अफवाज पाकिस्तान के अज़ाइम उनको वाज़ेह किया। तो मैं चाहूँगा ज़रूर प्रोग्राम के आगाज़ में उनकी जानिब से जो बातें की गई हैं उन पर एक कमेंट अपने मेहमानों से लिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ कल की जो रात है वो खासी हैपनिंग रही, जहाँ पर एंटी करप्शन और पुलिस ने परवेज़ इलाही साहब की रिहाइशगाह पर रेड किया। कुछ मनाजिर हमारे सामने हैं जो हम देखते रहे रात भर कि किस तरह से बख्तरबंद गाड़ियों से गेट को तोड़ा गया। फिर मुख्तलिफ उनके मुलाजमीन को चौधरी परवेज़ इलाही साहब के उनको हिरासत में लिया गया। दूसरी जानिब पुलिस एहलकारों पर हमला करने का मामला है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मुलाजमीन ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया है। दूसरी जानिब ये बताया जा रहा है कि किस तरह खिड़कियों के शीशे तोड़े गए, मुख्तलिफ शीशे तोड़े गए। और पूरी रात के एक ऑपरेशन, 8 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं हो सके। पुलिस का ये मानना था कि वो यहीं पर मौजूद हैं, कि उनके मोबाइल की आखिरी लोकेशन यहीं की है। और फिर ये भी कहा जाता रहा कि वो चूँकि जुड़वा घर हैं, साथ ही घर हैं, तो कहीं वो चौधरी शुजात साहब के घर पर चले गए। लेकिन हकीकतन उनको नाकामी हुई और वो परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार नहीं कर सके। इस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा। फिर ये भी सवालात उठते रहे रात भर के, आया कोई तीसरी कुव्वत है जो सबोटाज करना चाह रही है इस वक्त जो मुज़ाकरात, जिसका दूसरा दौर कल मुकम्मल हो गया था और अब मंगल के दिन नशिस्त होनी है, तीसरे दौर के हवाले से उनको सबोटाज करने की कोई कोशिश की जा रही है। कोई तीसरी कुव्वत ये कोशिश कर रही है या ये हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात कर रही है और दूसरी जानिब वो निशाना बना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके इत्तेहादी, अब तो परवेज़ इलाही साहब जमात में शामिल हो गए हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को। और फिर ये अब भी जो इजलास की अभी तक हमारे पास हतमी सूरत हाल नहीं आई, जो इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें यह तय करना था क्या वो मज़ीद मुज़ाकरात करें या नहीं। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो एक ऑफ़र दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिस पर उन्होंने गौर करना है और उसके बाद अपने हतमी जवाब देना है कि आया बजट के बाद वो तैयार हैं असम्बली तहलील करने के लिए। कौमी असम्बली PDM की जमातें और इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती है कि इस सारी तरफ जाया जाए। और मुसलसल जो इमरान खान साहब के बयानात हैं या मुख्तलिफ उनके रहनुमाओं के, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब, वो तमाम तर तबाही का ज़िम्मेदार साबिक़ आर्मी चीफ़ को करार दे रहे हैं, बाजवा साहब को। और जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम तर बयानात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो साकिब निसार साहब को तमाम तर तबाही का ज़िम्मेदार अपने बयानात में दे रहे हैं कि पाकिस्तान इस हाल में है। एक कहता है बाजवा साहब ज़िम्मेदार हैं, एक कहता है साकिब निसार साहब ज़िम्मेदार हैं। मैं चाहूँगा तफसील से इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। और हसन रज़ा पाशा साहब सीनियर कानूनदान हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, ये बड़ी एक रस्मी सी जो बातें होती हैं वो आज आर्मी चीफ़ ने कही हैं, लेकिन कश्मीर का तज़किरा उन्होंने दोबारा से किया है। ये इख्तिताम था उनकी तकरीर का। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं ओवरऑल ऐसे माहौल में जब साबिक़ आर्मी चीफ़ को निशाना बनाया जा रहा है, अफवाज पाकिस्तान पर एक मखसूस तबका बहुत तनकीद कर रहा है, उंगलियाँ उठा रहा है। हम गो के अब ISPR भी निस्बतन खामोश है, सिवाय उसके कि जो हमने आखिरी मीडिया टॉक सुनी कुछ दिन पहले, और फिर आर्मी चीफ से भी हम ज़ाहिर है हर रोज़ बात नहीं सुनते हैं। तो कैसे देखते हैं इसको, जो कि पासिंग आउट परेड के मौके पर वो बात कह रहे हैं? देखें, ये ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ की तरफ से पहला, आप समझें कि बड़ा पॉलिसी बयान है, जिसमें वो अफ़गानिस्तान पे भी बात कर रहे हैं, वो कश्मीर पे भी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के इंटरनल दुश्मनों की बात भी कर रहे हैं, कुरान की आयत के हिसाब से भी कर रहे हैं। और जब आपने खुद भी बता दिया कि कश्मीरियों का ज़िक्र ऐसे माहौल में किया गया जब एक मखसूस कैंपेन लॉन्च हुई कि जी शायद मुसल्लह अफ़वाज की तैयारी नहीं थी, जो जनरल बाजवा से मंसूब करके 2 सहाफ़ियों ने गुफ्तगू की और उसके ISPR ने कल तरदीद भी की। तो फिर उन्होंने ये बातें बता दी कि ना तो हम किसी चीज़ से डर रहे हैं,
कि कोई ऐसी बात है, और हम बिल्कुल मादरे वतन की हिफाजत के लिए हर तरह से तैयार भी हैं। तो ये एक पॉलिसी बयान इस सेंस में कि जो पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे फ़ौज की तरफ से ही हमेशा इस किस्म के बयानात आते हैं, सिविल क़यादत देती भी है, बात करती भी है, लेकिन उसका जवाब लोग एक्सपेक्ट यही करते हैं कि जी एक साबिक आर्मी चीफ़ का बयान है, अलबत्ता तो उनको खुद वज़ाहत करनी चाहिए थी, लेकिन जो चूँकि प्रिपरेशन के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया था, तो वो कल आईएसपीआर ने भी वज़ाहत से बयान दे दिया, और आर्मी चीफ़ ने जब कश्मीर, अफ़गानिस्तान सबका ज़िक्र किया है और साथ ये भी कह दिया कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। तो ये बड़ा इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी अंदर बात हो रही है, कुरान की आयत पढ़ने के ऊपर भी बात हो रही है, क्योंकि अब फ्री फॉल है पाकिस्तान, जो सोशल मीडिया के अंदर तलवारें चला रहे हैं ना लोग जी। मुसलसल के, भाई कोई भी इदारा किसी की सैंक्टिटी बरकरार नहीं रही और बड़ी ठीक ठाक किस्म की तोपें चलाई जा रही हैं और दागी जा रही हैं। तो वो गोलाबारी के मैदान में मुसल्लह फ़ौज के सरबराह की तरफ से बड़ी वजाहत के साथ जब ये बयान दे दिया गया है कि आप इसकी एहतियात करें, आप देख लें कि पाकिस्तान की अफवाज जो हैं अपनी तैयारी में मौजूद हैं और कोई कमी पेशी नहीं की जाएगी। मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा वाज़े पैगाम दिया है, बगैर लगी लिपटी के। उन्होंने जिन को समझना था उन्होंने समझ भी लिया, जहाँ मैसेज वो देना चाह रहे थे उनको भी अच्छा, बता मैं दिया कि हम मैं इस राना साहब आपके वसीतर तजर्बे की बुनियाद पर समझना चाहूँगा, ये मैं ज़रा पढ़ देता हूँ एक चीज़। छुपे हुए दुश्मन को पहचानना होगा, ज़ाहिरी और छुपे हुए दुश्मन को पहचानना होगा, और इस ज़मीन में हकीकत और इबाम में वाज़े फ़र्क रवा रखना होगा। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। इससे सर आप क्या समझें? मैं आपके तजर्बे की बुनियाद पर इसको ये। आप बड़ी क्लैरिटी के साथ ले लें, छुपे और ज़ाहिरी। देखिए ना, छुपा हुआ दुश्मन तो उसकी उससे पहले ज़ाहिर दुश्मन तो इंडिया है, इसराइल है। हम्म। फिर इंडिया की बहुत सारी वेबसाइट्स की डिटेल्स आ चुकी हुई हैं, जो वो मुख्तलिफ नामों से इवन इंटरनेशनल एनजीओ बना के उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं कि जी कैसे करना है और क्या नहीं करना। तो उसके अंदर वो वाज़ेह तमीज़ बता रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया के ऊपर डीजीआईएसपीआर की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को, डीजीआईएसआई की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की प्रेस रिलीज़ों में भी, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एक दरार मतलब आती है ना कि मुसल्लह अफवाज के अंदर कोई, कुछ लोग कह रहे हैं बगावत होने जा रही है। वो जो शहबाज गिल साहब का बयान था, आप उसको मद्देनज़र रखें, जिसके ऊपर उनके ऊपर स्टेट ने केस किया था, वो चल रहा है अपनी जगह पे। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पॉलिटिकल एंगल भी मौजूद है, खालिस्तान जो दहशतगर्द हैं उनके बारे में भी है, छुपा हुआ और ज़ाहिरी। तो वो उनको कह रहे हैं कि हम सबको पहचान रहे हैं, हम उन सबको मैसेज दे रहे हैं। मेरे ख्याल में उनकी तरफ से ये मैसेज है कि इस बारे में अगर किसी को कोई ये है कि कोई सख्ती की बजाय नरमी हो सकती है या उनको पूछा नहीं जाएगा, तो ये मैसेज है कि फिर आप इस बारे में बिल्कुल किसी किस्म की कोई रियायत नहीं समझी जाएगी। जो मुसल्लह अफ़वाज के अंदर, इदारों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, यानी मुसल्लह अफ़वाज और अवाम के दरमियान में दरारें डालने की बात करेंगे, उनके बारे में कोई किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। ये वाज़ेह पैगाम है। बिल्कुल सही सर, ये वाज़ेह पैगाम है। मैं शराज साहब आपसे जानना चाहूँगा, शराज साहब कैसे देखते हैं आप गो के इस वक्त जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, हमें जो थ्रेट्स हैं भारत से, जो अफगानिस्तान के मामला, जो दहशत, उन सबको तो बड़े भरपूर अंदाज में एड्रेस किया आर्मी चीफ़ ने, लेकिन जो एक कैंपेन चलाई जा रही है इदारे के ख़िलाफ़, या जो एक सियासी दर्जा हरारत है, उसको बड़े आप समझते हैं बेहतर अंदाज में वाज़े तौर पर उसको बिल्कुल ना टच करके भी एक अच्छा पैगाम उन्होंने दिया? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे ख़्याल में कल के दिन एक बड़ी अहम तकरीब रिसालपुर में थी, जहाँ पे फ़िज़ाइया के कैडेट्स ने पासिंग आउट किया, और उस तकरीब में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया। लेकिन आज बरी अफवाज की PMA के अंदर, काकूल के अंदर, जो एक अहम तकरीब है जिसमें गैर मुल्की सफ़ीर भी मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे मेरा ख़्याल है मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने मुनासिब समझा कि आर्मी चीफ़ गेस्ट भी हों और वही एक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करें। तो ज़ाहिर सी बात है, इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो जो इंटरनली थ्रेट्स हैं और जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, उन दोनों को एड्रेस किया गया है। और इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हो या कश्मीर की सूरत हाल हो या फिर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल एक तरह से अनरेस्ट की फ़िज़ा है, इस सब को लेके जो हदफ तनकीद है वो मुसल्लह अफवाज बन रही हैं। तो मेरे ख़्याल में यही वजह है कि आर्मी चीफ़ ने, उनका हम कह सकते हैं कि पहला बड़ा कम्प्रिहेंसिव खिताब था, उसमें इन तमाम एरियाज़ को कम्प्रिहेंसिवली कवर भी किया गया है। जब आप बात करते हैं कि वो कह रहे हैं कि छुपे हुए दुश्मन को पहचानना होगा, तो मेरा ख़्याल में इस मुल्क के अंदर जो
मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही है, इससे मुराद उनकी यही थी कि वो चाह रहे हैं कि लोगों को बताना कि अब आम लोगों के जहनों को जो फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, ये एक ज़ाहिर सी बात है कि मुनज़्ज़म किस्म की एक साजिश है। और जो वो बात कर रहे थे, दरार डालने की कोशिश की जा रही है फौज और अवाम के दरमियान, बाहर भी अफवाज और अवाम के दरमियान दरार डालने की जो बात है, वो मेरे ख्याल से आप भी यही समझ रहे हैं, मैं भी यही समझा था कि वो इस तरफ इशारा है। जी यकीनन यकीनन बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और जाहिर सी बात है ये मुहिम कहाँ से हो रही है, और जब ऐसे में अरसलान के पाकिस्तान में कहीं भी दहशतगर्दी के वाक़यात हों, और आपको शायद इल्म होगा, याद होगा कि जब पेशावर में मस्जिद में बम धमाका हुआ और वहाँ पे जब यूनिफॉर्म में पुलिस के लोग खड़े होकर कुछ नारे लगा रहे हैं, किसी एक इदारे को हर्फ तनकीद बना रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में फिर ज़रूरी है, लाजिम है कि इस तरह की साजिशों को आश्कार भी किया जाए और लोगों को एक अलर्ट भी जारी किया जाए कि बुनियादी तौर पे इस तरह की मुहिम का मकसद इस मुल्क में मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर करना और दूसरे मरहले पे मुसल्लह अफवाज के सामने अवाम को खड़ा करना है। तो मेरे ख्याल में एक तो इस एरिया को उन्होंने एड्रेस किया है। फिर जाहिर सी बात है अफगानिस्तान को अच्छा शिराजी साहब, क्या आप समझते हैं कि ये एड्रेस करना काफ़ी है, या ये तो मामला इस हद तक आगे जा चुका हुआ है कि बड़े आनी हाथों से निमटने की ज़रूरत है इसको? ये तो सिर्फ आज एड्रेस किया है, मैं तो समझता हूँ बड़ा पेशेंस और साइलेंस रखा गया है, कोई शदीद एक्शंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो थिंग्स विल स्लिप आउट ऑफ द हैंड्स। नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, इससे ज़्यादा अगर आप बहुत एग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे तो उसके मुझे लगता है कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। इस मुल्क में आपने देखा है कि कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने वाकई इस किस्म की शर्मंगेज़ मुहिम का हिस्सा थे, और उनको अगर से सिर्फ कुछ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाया गया है, तो पाकिस्तान में हमारी सिविल सोसाइटी ने, कुछ सियासी जमातों ने और बैरून मुल्क भी इस मामले पे कितना शोर उठा है। तो मेरे ख़्याल में मुसल्लह अफवाज जैसा इदारा कि जो बहरहाल अब अपने आप को सियासत से दूर कर चुका है और वो समझता है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को एड्रेस करना भी है तो बड़े एहतियात के साथ करना है, ताकि ये एक तासुर ना उभरे कि शायद यहाँ पे लोगों को अगेंस्ट द लॉ जाके एक तरह से डील करने की कोशिश की जा रही है। तो तरीका तो यही हो सकता है कि आप लोगों को एजुकेट करें, लोगों को अलर्ट जारी करें, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे सिविल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करते हुए ऐसे अनासर की सरकोबी के लिए अपना रोल भी प्ले करे। लेकिन हमने माजी में ये ज़रूर देखा है, पिछले रजीम में भी, कि जब फ़ौज को हत्फ तनकीद बनाया गया है तो जो मुल्क की सिविल क़यादत है, जो सिविल गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल खामोश रही है या फिर खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा वैक्यूम है, ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और हम बात करते हैं कि एक फ़ौज बहरहाल एक हुकूमत का इदारा है और इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं बड़े प्रोमिनेंट रोल में वो नज़र आता है, लेकिन जब उस इदारे के किरदार के ऊपर उसे एक ख़ास मुहिम के ज़रिए हत्फ तनकीद बनाया जाता है, तो इस सारे मामले की ओनरशिप सिविल गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। आज के दिन हम कह रहे हैं कि मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने इस मामले को एड्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन ये पहला फ़र्ज़ बनता था मुल्क की सिविल गवर्नमेंट को। उसे चाहिए था कि जो इस तरह की साजिशें हो रही हैं, जो इस तरह के मंजूम मकासद के साथ लोग पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बैठ के ये सारा खेल खेल रहे हैं, उनको न सिर्फ एक्सपोज करना बल्कि अकॉर्डिंग टू लॉ के खिलाफ कार्रवाई करना ये सिविल गवर्नमेंट का काम है। बिल्कुल सही शिराजी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा हसन रजा पाशा साहब को शामिल लामहला तौर पे इदारों को आगे निपटना पड़ता है। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं। साथ वेलकम बैक। पाज साहब, कैसे देख रहे हैं सर आप आज के इस पूरे आर्मी चीफ ने जो कुछ कहा, दोनों मेहमानों ने बड़ी तफसील से उस पर अपनी राय का इजहार किया, आपकी क्या राय होगी, आप कैसे देखते हैं सबको? देखें, पिछले कुछ अरसे से हम तवातर के साथ ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि फेक बनाए गए हैं, वो जो मुहिम इस आप हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ चला रहे हैं,
या पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से वो चला रहे हैं। तो उनमें सिमिलैरिटी हमने ये देखी है कि एक एक बंदे ने 10 से 50 अकाउंट, और कुछ हमारी इतला के मुताबिक कुछ सिक्योरिटी इदारों ने उनको कुछ को पकड़ा भी है, ट्रेस आउट भी किया, और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। जी अब देखें कि जब भी ISPR की कोई स्टेटमेंट आती है, उस पे एक बहुत हजूम सा खड़ा हो जाता है। कुछ लोग आके उस पे ऑब्जेक्शंस कर रहे होते हैं, तरह तरह की बातें, और मैं नहीं समझता कि वो कोई मुहिब वतन लोग हैं। कई वो नज़र आता है कि ये कोई बैरूनी साजिश भी है, क्योंकि जो पोलराइजेशन इस वक्त सोसाइटी में पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, जुडिशरी में और बाकी मामलात में पोलराइजेशन हुई है, उसका बेनिफिट यकीनन दुश्मन उठा रहा है। और कुछ के ताने बाने हिंदुस्तान से जाके मिलते हैं, लेकिन कुछ अंदरूनी तौर पे भी ऐसे नाअक्बत अंदेश लोग हैं जो कि इन इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं और बाकायदा प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ मामलात पे हमें भी रिजर्वेशन होगी, आर्मी के कुछ जो मामलात हैं या जुडिशरी के कुछ मामलात हैं उसमें भी हमें रिजर्वेशन होगी, लेकिन हम जब तनकीद करते हैं तो एक 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 फासला रख के मुनासिब अल्फाज करके वो करते हैं, ताकि जिसमें ये तज़हीक का पहलू ना हो। लेकिन जब जहाँ पे तज़हीक का पहलू नज़र आता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें वाकई इस किस्म की उनको शट अप कॉल देने की ज़रूरत होती है। अब आर्मी चीफ साहब ने जिस तरह अपनी स्पीच में बात की है, वो मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। मैं ये नहीं कहता कि फौरी तौर पे डंडा उठा के सारे सब के पीछे लग जाएं। पहले वो ट्रेस आउट करें कि वो ऐसे अकाउंट्स कौन कौन से हैं, उनको कौन कौन चला रहा है, उसके बाद उनको उनको उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो करें। अगर अपने मुल्क के अंदर हैं तो उनको भी कटहरे में लाया जाए, और बैरूनी मुल्क हैं तो आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके तहत आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो कानून हर जगह पे मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, ये है सारी बात कि किस तरीके से आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। राइट, तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी यकीनन जाना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से अब बहुत ज़रूरी हो गया है। चाहे बेशक आइडेंटिफाई करके जाएं, बहुत जी बिल्कुल। जिस तो मैं कह रहा था आनी हाथों से, जिससे शराजी साहब ने डिसएग्री किया कि वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। मैं आगे बढ़ते हुए अब ज़रा राना साहब जानना चाहूँगा आपसे, कल बड़ी हैपनिंग नाइट थी, ये जो कुछ हुआ इसे बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। मतलब आधी रात को आप रेड करते हैं, साबिक वज़ीर आला रह चुके हुए हैं वो, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, फिर आप एंटी करप्शन, फिर वो कहते हैं ज़मानत हो चुकी है, पुलिस ज़मानत के कागजात मांगती है, कहती है हम तो बताने ये आए थे कि आपने ज़मानत नहीं कराई। ये क्या हुआ सर, कैसे देखते हैं इसको आप? और फिर चाहे ज़मान पार्क के ऑपरेशन हो, चाहे ये कल का ऑपरेशन हो, पुलिस कोशिश करे, खबर भी बने, डिस्कस भी हो और गिरफ्तारी भी ना अमल में आए, ये क्या हो रहा है सर? देखें, इस तरह का जब हमला होता है, गिरफ्तारी करने के मुताबिक कुछ और है, और इस तरह किसी भी तरह बेहतर सूरत, बल्कि ये काबिल मजम्मत है और ये इश्यूज नहीं होने चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही अगर अपने घर पे भी मौजूद हैं, एक तो वो अगर होते तो फिर मिलते पुलिस को, और फिर फैमिलीज़ के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, जिस तरह गेट तोड़ा गया। एक तो सियासतदानों को तो नॉर्मली जैसे एक है कि अरेस्ट दे देते हैं, वो इमरान खान भी नहीं दे रहे, वो चौधरी साहब भी नहीं दे रहे। उनका कहना ये है कि हमने ज़मानत कराई हुई है, उन्होंने हाई कोर्ट में भी आज अपना एप्लीकेशन दे दी है। ये दोनों तरफ से कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। मैं एक ओवरऑल सिचुएशन में बात कर रहा हूँ, इस हमले के, घर पे हमले की, उसकी गिरफ्तारी की, उस पर नहीं बात कर रहा कि जब आप महाजराई एक तरफ बढ़ा रहे हैं, बयानात दोनों तरफ से बड़े तो तेज़ आ रहे हैं, लेकिन मतलब जो जाती उमरा में हुआ वो बहुत सारी मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ इमरान खान साहब के दौर में हुआ। लेकिन अगर वो बुरा था तो इसका जवाज़ ये नहीं है कि आप परवेज़ इलाही साहब के घर पे इस तरीके से हमला कर रहे हैं। उनके घर पुलिस का यह बताती, इमरान खान साहब को आपने कौन सा अरेस्ट कर लिया था, वहाँ पे तो लोगों की मुजाहिमत मौजूद थी, यहाँ तो यही थे, या तो फिर आपकी इतला गलत थी। मतलब पुलिस का एंटी करप्शन पंजाब के साथ जाना, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जी आपके पास वारंट है, आप जाएं, आप उनको बताएं, लेकिन ये जिस तरह बख्तरबंद गाड़ियां लेके चले गए, या तो फिर आप कामयाबी हासिल कर लेते, इसी वजह से बदनामी होती है। यही हमारे मसाइल बनते हैं कि जी उस वक्त वो लाताल्लुक हो जाते थे, आज फेडरल गवर्नमेंट लाताल्लुक हो गई, जिसमें खुद परवेज़ इलाही साहब के अपने अजीज
यानी ज़ाहिरा चौधरी शाफे हुसैन और वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन वहीं मौजूद हैं। शाफे का हाथ भी ज़ख्मी हुआ है, कुछ लोगों का कोई पुलिस का कहना था और कुछ लोगों का है कि वो शीशा टूटा था। बहरहाल ये उसी चक्कर में हुआ और ये अनफॉर्चुनेट है उनकी अपनी फैमिली के लिए भी कि वहाँ पे तकसीम इतनी बुरी हो चुकी भी है और एक सियासी माहौल को तल्ख करने में ये बहरहाल किसी तरह मुआविन साबित नहीं होता। अगर आपको कोई कानूनी एक्शन भी लेना है, उसके हज़ार तरीके होते हैं, लेकिन ये बहरहाल ठीक। सर मुझे एक और चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा, अभी मुसलसल नाम हर रोज़ लेते हैं, बिला नागा खान साहब वो साबिक आर्मी चीफ़ का नाम हर वक्त लेते हैं। दूसरी जानिब हम देखें तो अभी आज ही शाम को तलाल चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो साकिब निसार साहब को 2017 के बाद की तमाम तर तबाही का जिम्मेदार ठहराते हैं। ये मामला सर कैसे है, इसको इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, अब ये वही है कि चूँकि हम बैठ के बात नहीं करना चाहते। जनरल बाजवा के कुछ गुफ्तगू मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ आई, कुछ एक आधी जगह पे उन्होंने तरदीद कर दी, अक्सर की नहीं की। फिर उनकी उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जो बतौर आर्मी चीफ़ उनका टेन्योर था। तो ज़ाहिर है उसका जवाब उनको देना चाहिए। उनके ऊपर सियासत में हिस्सा लेने पे पाबंदी है। उनको अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात का जवाब देने पे तो पाबंदी नहीं है। वो अपने स्पोक्स पर्सन के ज़रिए बात कर सकते हैं, किसी भी ज़रिए से उन्हें करनी चाहिए। अब देखिए साकिब निसार साहब का तो बिल्कुल, क्योंकि वो अब अगर हम इनको इकट्ठा कर लें बात को कि जो 2017-18 में उस वक़्त ज़ाहिर है जनरल बाजवा थे और डॉन लीक्स का जो वहाँ से शुरू हुआ रिजेक्टेड का, जब वो ट्वीट किया था जनरल आसिफ गफूर ने, वो जनरल बाजवा बतौर आर्मी चीफ थे और उसकी उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल की कि वो इस तरह हो गया था। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी उस पर कॉलम लिखे और उनके सुसर साहब का भी जिक्र आया उसके अंदर के आर्मी हाउस में वो किस तरह गए, मुलाकातें हुई और फिर जो रजीम चेंज ऑपरेशन था जिसके बारे में अब तो कोई अबहम नहीं रहा, अब सब एक दूसरे के बारे में एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये खुली हकीकत है जो खुफिया तौर पे बज़ाहिर लग रही थी, मीडिया बंद था, लेकिन लोग बोलने वाले बात भी कर रहे थे कि जी किस तरीके से उस वक्त लोगों को मैनेज किया गया। और चीफ जस्टिस जो उस वक्त थे साकिब निसार साहब, वो शेख रशीद के हल्के में भी तशरीफ ले गए, वो हॉस्पिटल्स में भी गए, वो ख्वाजा साद रफीक को कहते थे कि अच्छा मैं बताऊंगा तुम्हें, कि तुम कहते थे लोहे के चने साबित होंगे। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब का तकाजा नहीं था। वो शर्जील मेमन के हॉस्पिटल में छापा मारने चले गए। अगर उन्हें कोई ममनुआ शक्वत वहाँ मिल ही गया था फिर वो गवाह होते, क्योंकि फिर जुर्रत का इजहार यही था कि वो मजिस्ट्रेट के सामने उसकी गवाही देते कि मैंने ये किया है। आपने मीडिया हाइप क्रिएट की और आप वापस हो गए। तो वो कंट्रोवर्सी जो चलती रही उनके अपने भाई के हवाले से, पीकेएलआई के डॉक्टर सईद अख्तर के हवाले के साथ जो ज्यादती हुई, उससे इंस्टीट्यूट के साथ हुई, मतलब बड़ी मुश्किल से वो एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनने जा रहा था। इन्होंने अपने गुस्से में, वेंडेटे में ये सारा कुछ किया। तो ये काम साकिब निसार साहब का, जो अब आज उनके बेटे की ऑडियो आ रही है, पहले दो उनकी अपनी आ चुकी हुई है, वो मरियम नवाज के बारे में बात कर चुके, वो केस के बारे में कर रहे हैं जो पीटीआई का केस है, ख्वाजा तारिक रहीम कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो जाहिर करती हैं कि चीज़ें अभी तक उसी तरह चल रही हैं और महादराई बढ़ रही है कि एक फ्रीक जिसको बिल्कुल जमानत मिल रही है मुस्तकिल, वो जाते हैं 8-8, 9-9 केसेस में इमरान खान साहब को इकट्ठी हाईकोर्ट जमानत दे देती हैं। पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, ये सारे जो लोग उस वक्त नैब का जो इन्होंने कानून बदला, इन्हीं पे इल्ज़ाम के जी आपने अपने फ़ायदे के लिए बदला हुआ। अगर वो 90 दिन का कानून होता रिमांड का और उसमें ज़मानत का तस्वुर ना होता 2-2 साल तक की, तो फिर वो भी शायद कलई खुल जाती कि किन के लिए 2 साल तक ज़मानत नहीं होनी और किसके लिए फ़ौरन होनी है। तो ये अदलिया के अपने ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है कि उस वक्त क्या रुझान था। उसमें से बहुत सारे जज अब भी मौजूद हैं, कुछ रिटायर हो गए हैं। तो ये बतौर इदारा अदलिया, बतौर इदारा फौज, बतौर इदारा पार्लियामेंट, ये सारे इदारों की एक नाकामी का सबूत है कि हम पाकिस्तान को कहाँ लेके आ गए और हम अब भी समझने के लिए और बात करने के लिए तैयार नहीं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं अशराज साहब, जनाब मोहतरम इमरान खान साहब की आपने ये स्टेटमेंट सुनी है या नहीं सुनी है? आज़ाद माशरे में पुलिस भी न्यूट्रल होती है, कोई उससे गलत काम नहीं करा सकता। और फिर सर रात का अहवाल है, क्या कमेंट करेंगे आप? मुझे था कि शायद नहीं हंसेंगे, लेकिन आप बस वो काश, अब आप भी बड़े मासूमाना सवाल करते हैं ना, पता आपको भी सब है और इमरान खान साहब को भी है। काश ये पुलिस और रेंजर्स और एएनएफ के लोग उस वक्त भी न्यूट्रल होते कि जब राना सनाउल्लाह साहब पे हेरोइन का पर्चा डाला जा रहा था। तो मेरे ख्याल में यही प्रॉब्लम है कि जब आप लाइन के दूसरी तरफ खड़े होते हैं अपोजिशन में,
तो फिर आपको रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर, फिर आपको कानून का एहतराम, कानून सबके लिए बराबर, ये सारे आपको भाषण याद आते हैं। और जब इक़्तिदार में आप आते हैं तो लगता है या तो आपके आंखों पे कोई पट्टी बांध देता है या आप खुद फिर उस इक़्तिदार के नशे में वो सब कुछ करना चाहते हैं जिसकी आप अपोजिशन में खड़े होकर नफी कर रहे होते हैं। मैं अरसलान हैरान हूँ कि जो वाइट कॉलर क्राइम है उसके अंदर कोई ऐसा सबूत आप, क्या आप ये तासुर दे रहे हैं कि परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी के नतीजे में कुछ फाइलें जो मनी है जो फैसला पड़ा वो बरामद करेंगे? भाई ऐसा कुछ नहीं, ये तो कत्ल का मुकदमा नहीं है जिसमें कोई आला कत्ल किसी से जाके बरामद करना और तफ्तीश करना काम में। अगर आपके पास कोई सबूत आ गए, सबूत साहब को ट्रायल करें और उनको सजा दिलवाएं। ये रात भर तमाशा लगाने की आपको क्या ज़रूरत थी मेरे ख्याल में। और फिर निगरान हुकूमतें वो तो डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए बैठी होती हैं, वो इतनी मुस्तैद हो गई हैं, वो इतनी इस मुल्क के लिए एक तरह से लॉयल हो गई हैं कि पूरी रात पंजाब की पुलिस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के साथ खड़ी है और एक शख्स को गिरफ़्तार करना है और पूरे लाहौर में एक तमाशा लगा है। तो मेरा ख्याल में ये इससे तासुर तो यही मिलता है कि आप विक्टिमाइजेशन की पॉलिसी पे बिलीव करते हैं, स्टेटमेंट आपकी कुछ और है बट एक्शंस आपके अदरवाइज हैं। तो मेरा ख्याल में शहबाज शरीफ साहब से हम तो उम्मीद करते थे कि इसकी कंडेमनेशन होनी चाहिए। चादर चार दीवारी का तकद्दुस बहरहाल पामालू है, उस घर के अंदर ख़वातीन भी रह रही होंगी। परवेज इलाही साहब अकेले नहीं रह रहे थे, वो किसी हॉस्टल में नहीं रह रहे थे, वो घर में रह रहे थे। उस घर के अंदर दीवारें फलांग के, दरवाजे तोड़ के पुलिस जा रही है और आज तक वहाँ से कोई एक मजम्मत का बयान नहीं आया। मैं समझता हूँ कि जब मरियम नवाज साहबा कराची में थी और होटल के कमरे में जब पुलिस गई थी तो काबिल मजम्मत इक़दाम था, और आज भी उसी तरह का काम हुआ है और उसकी मजम्मत होनी चाहिए। फिर ये लोग, मैं समझता हूँ कि आज बैठ के साबिक आर्मी चीफ को या उस वक्त की अदलिया को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। और मेरे भाई आज भी सियासतदान बतौर टूल यूज़ हो रहे हैं जब उस वक्त भी हो रहे थे। मुझे बताएं अरसलान, क्या उस वक्त साकिब निसार जाके दुबई से अकामा का सबूत लेके आए थे जिसकी बुनियाद पे कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई है जी? वो पर्सनली गए थे और जाके दुबई के हुक्मरानों से कहा था कि अकामा का सबूत मेरे हवाले करें ताकि मैंने नवाज शरीफ साहब को सज़ा देनी है। भाई जो सबूत लेके आए थे उनके नाम लें। और अगर बाजवा साहब का कंडक्ट पॉलिटिकल था, उन्होंने आइन की कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है, तो भाई आपकी जमात ने किसी ज़माने में जनरल मुशर्रफ को ट्रायल किया था ना आर्टिकल 6 से नीचे, आज भी उनको करें आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अरसलान, इस मुल्क में सियासतदानों के साथ जो सबसे बड़ा जो सितम ज़रीफ़ी है ना, वो ये है कि छोटे से फ़ायदे के लिए बड़े गोल को कुर्बान कर देते हैं। बड़ा गोल है इस मुल्क के अंदर आईन व कानून और पार्लिमान की बालादस्ती। एक बार फिर इनके हाथ में मौका आया है कि जब इदारे न्यूट्रल हो गए हैं, ज़ाहरी तौर पर लग ये रहा है कि न्यूट्रल हैं या कम से कम वो बैकफुट पे हैं, तो आपको चाहिए कि मेरे भाई मिल बैठें इस मुल्क के अंदर जिन्होंने माजी में भी गलतियाँ की उनको सज़ा दें और आपस में इत्तेहाद इत्तफाक पैदा करके आगे बढ़ें। तब जाके आप इस मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार और इस मुल्क की पार्लिमान को तकरीम भी दे पाएंगे और असल में इख्तियारात आपके हाथ में आएंगे। मैं तो समझता हूँ कि अगर आज आप कह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं अपने फैसलों में, तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दूंगा। सादिक संजरानी साहब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पे बैठे हैं आज चेयरमैन सेनेट जी, और आज इस वक्त सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग की अक्सरियत है। तो एक लिटमस टेस्ट है। मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी से कहता हूँ कि अगर आप अपने फैसलों में आज़ाद हैं तो सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट के ओहदे से हटा के दिखा दें। उससे मुझे इस बात का यकीन हो जाएगा कि आज सियासी जमातें अपने फैसलों में आज़ाद हैं। मैं कहता हूं कि आज भी सियासी जमातें अपने फैसलों पे आज़ाद नहीं है, ये कहीं से ऑपरेट हो रही है। शिराज साहब, इस पे थोड़ी रोशनी तो डालें। आपने कहा कि वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, पीटीआई के चेयरमैन सेनेट के तौर पर वो बैठे हुए हैं, और फिर साथ ही आप उनको चैलेंज भी कर रहे हैं किसी और तरफ इशारा करते हुए। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आज पीपल्स पार्टी की और नून लीग की हुकूमत है, वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पे चेयरमैन सेनेट बने थे, तो भाई मेरा आज आप उनको हटा देना। अच्छा, ये डिबेटेबल है कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है या किसके चेयरमैन है। आगे बढ़ते हैं। मैं सही है सर, पॉइंट आ गया आपका, बात पहुंच गई, आपने बात अपनी कर दी।
पाय साहब से जानना चाहूँगा, सर बताइएगा आप कैसे देखते हैं सर जो कल हुआ, एक तो इसको कानून के दायरे में, आइन के दायरे में किस तरह से आप देखते हैं, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, जानबूझ के इस तरह से किया गया और फिर गिरफ्तारी भी ना हो पाना? देखें, दोनों वाकयात, एक जमान पार्क वाला और एक ये कल जो हुआ है, इसमें एक तो हमें रिट ऑफ स्टेट नजर नहीं आई और दूसरा आगे से जो रेजिस्टेंस हुई है वो भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक नेशनल लेवल के लीडर वो उनको गिरफ्तार करने के लिए अगर पुलिस चाहती है तो वो इस तरह रेजिस्ट करेंगे। आपको तो सब के लिए एक सिंबल होना चाहिए ये साबित करने के लिए कि आप लोग कानून का एहतराम करते हैं। कुछ चीजें हुकूमत के खिलाफ जा रही हैं जिनको अगर पॉइंट आउट ना किया जाए तो ये भी बड़ी ज्यादती होगी। मसलन सियासी कारकुनों को जिस तरह उन पे तशद्दुद किया जा रहा है, उनके खिलाफ FIR काटी जा रही हैं, उनको उठाया जा रहा है, घर रेड किए जा रहे हैं, ये तो मार्शल लॉ दौर की याद ताज़ा करती है और ये कोई इतनी अच्छी मिसालें कायम नहीं हो रही। अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में फलां के साथ ऐसा हुआ, फलां के साथ ऐसा हुआ, वो उसको भी हम कंडेम करते हैं। आप आज ऐसी मिसाल ना बनाएं जो कि कल आपको आने वाले सालों में उसका जवाबदेह होना पड़े। और मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को इस एक्सटेंट तक जाना चाहे कि वो गिरफ्तारियों के लिए ये तरीका अपनाएं। अब देखिए, क्या जरूरत थी पुलिस को बख्तरबंद गाड़ी लेकर जाने की, क्या जरूरत थी उनका गेट तोड़ने की, और क्या जरूरत थी जनाब परवेज इलाही साहब को छुपने की। वो सामने आ जाते, पॉलिटिकल लीडर हैं, आपने इतना इस मुल्क को रूल भी किया है, सूबे में रूल किया है, आप आए, आपके वेल विशर इन इदारों में भी मौजूद हैं। मैं तो समझता हूँ कि अभी भी ये जो हरकत की गई हैं ये शायद उनके वेल विशर इन इदारों में है, पुलिस में है और इसमें मौजूद हैं, जो कि उनको पॉलिटिकली फायदा दे रही है और हुकूमत को नुकसान पहुंचा रही है। ये चीजें समझने के लिए हैं। अब कोई पता नहीं कौन किसके साथ है और कौन क्या कर रहा है, किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है, किसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अपरेंटली ये नजर आ रहा है कि इसका जो बेनिफिशियरी है, इसका जो फायदा उठाया जा रहा है, वो तो परवेज इलाही साहब को फायदा मिल रहा है। उनको तो एक ऐसा एक इश्यू मिल गया आज कि आज तमाम चैनल्स, तमाम मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये बात छाई हुई है। तो क्या हुकूमत वक्त को ये उनके पास थिंक टैंक नहीं है? क्या सोच और फिक्र रखने वाले लोग नहीं है जो उनको बताएं कि आपके इस एक्ट की वजह से आपको क्या नुकसान पहुंच रहा है? तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और Right. उनको भी दानिशमंदी का मुजाहरा करके रिट ऑफ द स्टेट को देखना चाहिए। क्या अगर आज रिट ऑफ द स्टेट वो कामयाब नहीं होती तो कल जब इन्होंने इक़्तिदार में आना है तो उनके साथ जब ऐसा होगा तो उनकी क्या फीलिंग्स होंगी। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। लेकिन सबसे बढ़ के जो है वो स्टेट की रिट है, जो कि मैं समझता हूँ कि इसमें डैमेज हो रही है। किस लिए हो रही है, कौन कर रहा है, इसके क्या मुहर्रकात हैं, ये अभी मेरा ख्याल है डिबेटेबल बात है। रेट ऑफ द स्टेट तो डेफिनेटली जी चैलेंज हो रही है, चाहे ये मामला हो चाहे पिछले मामलात हों। इट्स अनफॉर्चुनेट कि हर रोज़ एक से बढ़कर एक हमारे पास बुरा वाक़या है टू डिस्कस। उम्मीद करते हैं मामलात बेहतरी की तरफ जाएं और चीज़ें आगे बेहतर अंदाज में चल सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।